वरुण जी, अभी हम इस पर बात करते हैं जो नया बिल लेकर आई है सरकार, वीबीजी राम जी। उसकी खासियतें जी। भी बताई जा रही है सरकार के द्वारा। सरकार का कहना है कि रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन होगी अब। इसके साथ ही पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। और जो सरकार के लोग कह रहे हैं, उनका कहना है कि बुआई और कटाई के दौरान ये 50-60 जो दिन होते हैं, उस समय रोजगार नहीं मिलेगा, जिससे मजदूर उपलब्ध रहेंगे, मजदूरों की कमी नहीं होगी। तो सरकार फायदे भी गिना रही है। वैभव जी, सरकार तो फायदे किसान बिल के भी गिना रही थी, संचार ऐप के भी गिना रही थी, पता नहीं किस किस के गिना रही थी, फिर यू टर्न लिया। देखिए, एक तो नाम बदलना सबसे बड़ा इशू है। मैंने कहा ना, इसमें अगर कोई लेकुनास थे या उसका कोई पब्लिक वेलफेयर में आप उसका इंप्रूवमेंट करते तो संसद में डिस्कशन करके ला सकते थे। अब आप जो 100 दिन से 125 दिन कह रहे हो, जो प्रियंका जी ने बात उठाई, पहले फ्लैगशिप योजनाएं जो थी उसमें 60-40, 80-20 ऐसे कई योजनाएं थी, फिर कालांतर में उनको बंद कर दिया गया। अब इसमें जो 40-60 का रेशियो कर दिया गया है, स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है सेंटर का, स्टेट्स के पास जब टैक्स का केंद्रीकरण हो गया जीएसटी के बाद, तो उसके बाद स्टेट्स के पास ऑप्शन क्या है, कितने टैक्सेशन में कितने कलेक्शन होगा। और छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो तो केंद्र पे ही चल रहे हैं। सिक्किम का हम लें, कोई मणिपुर ले, इस टाइप के जो स्टेट्स हैं, अगर उनका अभी मैंने चार्ट बनाया नहीं, आप कहते तो बना लेता। उनकी तो इनकम कितनी है, वो कैसे 40% करेंगे? केंद्र उसको सहायता करेगा। केंद्र सहायता करेगा तो जो राज्य अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जीएसटी में ज्यादा दे रहा है और एक्सपेक्ट करता है इतना वापस आना चाहिए, वो नहीं आएगा तो वो ऑब्जेक्शन करेगा। ये तो हमारे जो देश की पॉलिटिकल सिस्टम है स्टेट्स का, यूनियन का, उस पर इफेक्ट डालेगा। ये तो बड़ा बड़ा विचित्र सा काम कर रहे हैं। इनको ऐसी क्या आवश्यकता रही, मुझे अभी तक किसी भी नेता की समझ में नहीं आ रही। ये पश्चिमी देशों के आयातित पूंजीवाद के पीछे क्यों पड़ रहे हैं, क्यों उसको लागू करना चाह रहे हैं? भारत की कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज भारत के अंदर, आपको पता है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने तो खुद ने लिखा है कौटिल्य अर्थशास्त्र। जब अर्थशास्त्र के ज्ञाता ही हम लोग हैं, तो हम क्यों आयातित पूंजीवाद, और वो लोग हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का फॉर्मूला अपना रहे हैं। ये देश के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। संसद में जो भी संसद सदस्य है सभी पार्टियों को इसको विचार करना चाहिए। आपकी डिबेट देख के, आपके विचार सुन, ये तो मीडिया को मैं बार बार सल्यूट क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ मीडिया हर बात को उठा रहा है। अगर मीडिया नहीं उठाए, आज देश का पता ही नहीं लगे। पूरा देश को ईस्ट इंडिया कंपनी का तो फिर भी पता रहता था लोगों को, इन सरकारों का पता ही नहीं लगे किस कैसे रौंद देंगे भारत को। आप जीडीपी का 70-80% आप कर्जे में डूब रहे हो। इतना खतरनाक स्थिति है। अब बुलेट ट्रेन की हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, कितने साल पहले लानी थी, पर लानी क्यों थी? मैंने उस समय भी ऑब्जेक्शन किया था कि बुलेट ट्रेन आम आदमी के लिए तो है ही नहीं। 1 लाख करोड़ की उस समय जब ये बात करते थे, 1 लाख करोड़ में तो पूरा इंडियन रेलवे सुधर जाता, सारा सही हो जाता है। पर क्योंकि पूंजीवाद का पोषण करना है, छोटे से एरिया में बुलेट ट्रेन लानी है, आम आदमी उसमें बैठ नहीं सकेगा किराए की। फिर इन्होंने, आप जो कह रहे हो भाई ऐसा प्रोपोगंडा क्यों किया, हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, आज कर सक रहा है क्या उसके बाद से? क्योंकि इनको एयरपोर्ट्स बनाने थे। एयरपोर्ट्स से किसको लाभ होगा? पूंजीपतियों को लाभ होगा, आम जनता को तो कोई लाभ होगा नहीं। तो एयरपोर्ट्स बनाने थे, एयरपोर्ट्स बना दिए, उनके ठेके भी पूंजीपतियों के पास है, वो एयरलाइंस भी पूंजीपतियों को, और उसमें विदेशियों का कोई ना कोई वो हो जाएगा कि साहब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन वरुण जी, जब जी, एयरपोर्ट्स बनाने से आम लोगों का भी तो फायदा होता है। कई नहीं कई सौ होता है ना। किलोमीटर दूर एयरपोर्ट हुआ करते थे, उसकी सुलभता होगी अगर पास में होगा तो। वैभव जी, पास में होगा, सुलभता पहले भी थी, आज भी कई कई दूर होते हैं। शहरों में तो एयरपोर्ट आप बना ही नहीं सकते हो। आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उसके हिसाब से आप, उनके रूल्स हैं, आप शहर से दूरी बनाना पड़ता है। पर जितने एयरपोर्ट थे उसमें आम आदमी कितना यूज में ले रहा है उसको आप देखिए। कोरोना में हम देखा, पैदल पैदल चले गए बेचारे, कितने मर गए। आज भी ट्रेनों, कितनी ट्रेनें उन्होंने कैंसिल कर दी, उसका डेटा मीडिया को दिखाना चाहिए कि पहले कितनी चलती थी। आपको ध्यान होगा पहले क्यों आपको थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास बनाया गया था, कि सब तरह की जो आम जनता का क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, सब तरह से जितना उसके पास पैसा ट्रेवल कर सके। आज ट्रेनों में जगह नहीं मिलती, क्योंकि इन्होंने कितनी ट्रेनें, जो ये तो घाटे में कह रहे हैं, क्योंकि इनको तो मैंने कहा ना पूंजीवादी व्यवस्था है, सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी तो इनके दिमाग में नहीं है। तो आप कितनी ट्रेन बंद कर दी। अब ट्रेन बंद कर दी, आदमी जाएगा कैसे? कितनी बोगीज हटा दी भाई। पहले जनरल डब्बे खूब लगा करते थे, आपको तो ध्यान होगा, जनरल डब्बे में आदमी सफर कर लेता था, वो चीजें हटा दी। ये आपको खाली हर चीज प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग। और प्रॉफिट मेकिंग की भी किसकी? सरकार के पास जितना जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, अगर उसको आप पिछले 10 साल, 15 साल, 5 साल जब से जीएसटी आया, आप उसका कैलकुलेशन करोगे और वो कितना पैसा काय में खर्च हुआ है, ये तो सांसदों को स्टडी करना चाहिए। जीएसटी कलेक्शन के बाद सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर का कितना काम हुआ है, और उसका जो टेंडर हुए हैं, हर आदमी आजकल आप देखोगे 100 करोड़, 500 करोड़, हजार हजार करोड़ के टेंडर। वो जो छोटे हमारे यहाँ पे एबीसी क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स बनाए गए थे कि भाई 1 करोड़ का ठेकेदार है, वो इससे नीचे के ये करेंगे, उससे नीचे करेंगे, वो सब खत्म हो गया। खाली आंकड़े दिखाना, पब्लिसिटी करना, कोई इसका विरोध करे उसको कोई ना कोई ईडी, सीबीआई, ये तो बड़ी चीजें, छोटे छोटे ही
जो कॉर्पोरेशन जो होते हैं गवर्नमेंट के, वही आपके ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लग जाते हैं। आप शहरों का हाल देखो, ये मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो इंदिरा जी, राजीव जी और अटल जी तक जो बजट आते थे, मुख्यतः मुख्यतः कह रहा हूँ, उनका क्या होता था कि रेवेन्यू तो शहरों से जनरेट करते थे और उसका ग्रामीण क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट होता, तो एक बैलेंस बनाया हुआ था। और हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, एक सुदृढ़ इकोनॉमी थी। डॉलर का भाव क्या हो रहा है, पाउंड का क्या भाव हो रहा है, इतने भारत को उसका असर नहीं होता था। आज होता है तो 90 क्रॉस हो गया, आप देखिए कितने तो इकोनॉमी आपकी गड़बड़ाने लग गई, क्योंकि पेट्रोल बाहर से आता है। अब आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल का हम 1 लीटर पेट्रोल जलाते हैं, उसका 50% पैसा विदेश चल जाता है, या 40% जाता है, वो कैलकुलेशन करेंगे। जितनी कारें आती हैं वो सब विदेशियों से लिंक्ड है। पहले तो इंडियन कार हुआ करती थी, लेकिन वो टॉपिक अलग हो जाएगा। लेकिन जो हमारा जो ड्रेन हो रहा है, पैसे का ड्रेन हो रहा है, आम आदमी सारा किस्तों में, सारे पूरा देश का मकड़जाल हो गया। हर चीज में कर्जा लो, उसके बगैर आपके पास फाइनेंस ही नहीं। तो जो एक और बात मैं बताना चाहूंगा अगर समय है तो, जो ये जी जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो रहा है ना, डिजिटल पेमेंट, ये बहुत बड़ा खतरनाक देश की इकोनॉमी के लिए है। मैं देसी चीज बताता हूँ आप, हम 100 रुपया किसी को खर्च करते हैं तो शाम तक घूम घूम के रोटेशन ऑफ मनी आता है। इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ी हो पहले की, आज की नहीं, आज तो क्या पता नहीं पुस्तकें ही गायब कर दी हो। रोटेशन ऑफ मनी से इकोनॉमी चलती है। और 100 रुपया हम कैश किसी को देते थे, शाम तक वो 10,000 या 50,000 रुपए में कैलकुलेट हो जाता था, उसका धंधा चल जाता था। अब इसके बाद हम आते हैं माइनर इकोनॉमी से। गांव की जो इकोनॉमी होती थी, उसी में 80-90% सब कुछ घूम जाता था। उस गांव को पता नहीं, उसको मतलब नहीं था शहर की इकोनॉमी से क्या हो रहा है। एक चेन सिस्टम था हमारे इकोनॉमी का, वो चेन सिस्टम खत्म कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था आ गई। पूंजीवादी व्यवस्था भी आयातित, हमारे यहाँ तो पूंजीवाद का हजारों साल से, कोई बीजेपी का है, जो भी कांग्रेस हो, कोई भी जो पूंजीवाद का समर्थक है, बता दे कहां पर है। हमारी तो व्यवस्थाएं सारी समाजवाद के ऊपर थी। समाजवाद आज का नहीं था, ये सोवियत संघ और ये तो बाद में पैदा हुए हैं। और ये साम्यवाद बाद में आया, लेनिन का या कार्ल मार्क्स का। हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो भारतीय समाजवादी व्यवस्थाएं थी, उसमें समाज के सब अंगों को उसको साथ लेके चला गया। लेकिन तो वरुण आज जी, वो व्यवस्था को, जी जी फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं मैं कि बिना जी। पूंजीवाद के क्या हम ऐसी आर्थिक प्रगति हासिल कर सकते थे जो फिलहाल हमें मिली हुई है? नहीं, आपने जो आर्थिक प्रगति की उसका क्या पैमाना आप बता रहे हैं, वो बताएं, उसमें मैं डिस्कशन करूं। जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट की बात होती है कि देखिए। नहीं, कितना कर्जा हो गया जीडीपी का देश के ऊपर, वही तो मैं आपको उठाया प्रश्न मैंने। 70% हो गया, 80% हो गया, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाए जाओ, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन करते जाओ, कर्जे में डुबोए जाओगे। अगर मैं कर्जा लिए जाऊं, देसी बड़ा आपको बड़े साधारण से एक उदाहरण दे रहा हूं मैं बैंक से कर्जा लिए जाऊं, 50 लाख की गाड़ी ले आऊं, 50 लाख का फ्लैट ले लूं, कह दूं मेरी तो इकोनॉमी हो गई 2 करोड़ की, तो चुकाना तो पड़ेगा ना। किसको चुकाना पड़ेगा? भारतवासी को चुकाना पड़ेगा। और वो क्या चुकाएंगे? वो अपना प्रेशर देंगे आपको, या तो डिफेंस का कोई पुराना जो माल बेचेंगे, या कुछ और करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कोई ना कोई चीज में वो आपका आपको करेंगे। आज आप देखिए, मैं कल खादी प्रदर्शनी में गया था, क्योंकि बाबूजी खादी के चेयरमैन भी रहे, खादी की बचपन से आदत है पहनने की। तो वहाँ अखरोट कौन से बिक रहे हैं? चाइनीज अखरोट। अब देखिए आप, चाइनीज अखरोट सारे मार्केट में आ गए। अब उसका क्या होगा? भारतीय अखरोट की जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। चाइना आप पे हावी होता जा रहा है। कितना इम्बेलेंस है, कितने साल से ट्रेड इम्बेलेंस बढ़ता जा रहा है। खाली झूले झूल रहे हो, लाल आंख दिखा दी, ऐप बंद कर दी। ऐसा वरुण क्या जी, वरुण स्वार्थ जी, में पूछना? जी जी विदेशी उत्पादों पर हमारी जो निर्भरता बढ़ती जा रही है वो वाकई चिंताजनक है। हमारे खुद के उद्योग धंधे जो बहुत सारे थे उस पर भी किस तरह का संकट आया था वो भी बातचीत करने योग्य है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मनरेगा को लेकर और पीएम के दौरे को लेकर। आपको क्या लगता है कि नाम बदलने के पीछे का उद्देश्य क्या होता होगा किसी भी सरकार का? जैसे मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में, या और भी कई सारे राज्यों में, यूपी की सरकार को लेकर बहुत आरोप लगते हैं कि जगहों के नाम बदलती है, शहरों के नाम बदलती है, योजनाओं के नाम बदलती है। तो इसके पीछे की आपको क्या मानसिकता नजर आती है कि वो इससे क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, जो इस वर्तमान सरकार की, आप बाकी सरकारों को, इस वर्तमान मोदी सेंट्रिक सरकार को थोड़ा सा अलग हम एनालाइज करते हैं। जो पुरानी सरकारें थी, ठीक सरकार आती है, नई योजनाएं भी लाती है, हेर फेर भी करती है, नाम में कोई हमारा क्रेडिट हो जाए, तो सभी सरकारें करती आई हैं, कोई कम कोई ज्यादा। लेकिन मोदी सेंट्रिक सरकार जिस हिसाब से नेहरू जी से लेके सारे लोगों को कोसती रहती है, मैंने नॉन बायोलॉजिकल शब्द का इसीलिए प्रयोग किया था। तो भाई मैंने ही सब कुछ किया है। 2014 के बाद तो सबको शर्म आती थी पैदा होने में, पहले की योजनाएं सब गलत थी। अगर आप इतने विजनरी हो, आप नई योजना लिया थे सोशल सिक्योरिटी की। क्योंकि पूंजीवाद शब्द का मैंने प्रयोग क्यों किया? मनरेगा एक भारतीय समाजवादी योजना थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, जो कहीं दुनिया में नहीं हुई। इतना बड़ा एम्ब्रेला उसको सिक्योरिटी प्रदान की गई।
अब आप उसका नाम अच्छा बदल देते, राजीव गांधी का नाम बदल दो। आपको पसंद नहीं है राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, कोई तो आप आपको पर्सनल वेंडेटा है या पॉलिटिकल वेंडेटा है, बदल दो। या आपका थॉट प्रोसेस रहता है भाई दूसरे होने चाहिए, उसको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आपकी सरकार है, आप बदल दो, लेकिन महात्मा गांधी का ही नाम बदल दो, ये तो अजीबोगरीब बात है। और उसमें आप ये जी राम जी ला रहे हो, वो जो एक पॉलिटिकल चालाकी जिसको कहते हैं, पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, वो है कि भाई योजना को नाम भी बदल दिया, महात्मा गांधी का हम मन से पसंद भी नहीं करते हैं, वो नाम भी हटा दिया, भगवान का नाम लिया है, जिससे कोई क्रिटिसाइज करेगा तो हम हल्ला मचाएंगे प्रोपोगंडा। इन्होंने अपना पूरा तर्कश तो बना ही रखा है प्रोपोगंडा के हिसाब से, हर तरह की टेक्नोलॉजी अपना करके। तो वो मीडिया को तो मैं दोष नहीं दूंगा, टेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, तो वो प्रोपो हल्ला मचाएंगे, इनको राम से दिक्कत है, भगवान से दिक्कत है, तो वो चलिए उसको कम्बैट वरुण जी, वो। हमारे जी जी। साथ यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं इस बातचीत में, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है वन इंडिया पर। प्रधानमंत्री विदेश में हैं, जॉर्डन में थे, अभी कुछ देर पहले वो इथोपिया पहुंचे हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि ये दौरा किस तरह महत्वपूर्ण है और क्या हासिल हुआ जॉर्डन के दौरे से, और अभी जहां गए हैं वहां से हमें क्या कुछ मिलने वाला है, क्या समझौते होने वाले हैं? आ, देखिए, जब किसी भी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है तो जाहिर बात है कुछ चीजें सामने आ जाती हैं, दिखती हैं, और कुछ चीजें पृष्ठभूमि में रहती हैं, दिखती नहीं हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका कि तात्कालिक लाभ होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका लाभ दीर्घकालीन में नजर आएगा। अब भारत जो है, अब जैसे जैसे हम लोग विकासशील देश से विकसित देश बनते जा रहे हैं, हमें शायद दुनिया के सभी देशों के साथ एक डायरेक्ट संपर्क करना पड़ेगा। अभी तक हमारा झुकाव, संपर्क ज़्यादातर पश्चिमी देशों के साथ था, कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ था, लेकिन आस्ते आस्ते जो दुनिया के छोटे छोटे देश हैं, उनके तरफ भी हमारी निगाह जा रही है। अब सवाल डेफिनेटली उठता है कि हम दुनिया के छोटे छोटे देशों से क्यों मिलें। एक शब्द कॉइन में किया गया है, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ के देश कौन है? ज़्यादातर अफ्रीका के देश हैं, ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, जो कि शायद विकास की दौड़ में या तो थोड़ा पीछे रह गए हैं, या डेफिनेटली वो भारत से कुछ मदद ले सकते हैं अपना विकास करने के लिए। क्या जॉर्डन के साथ ऐसा हो सकता है? क्या इथोपिया के साथ ऐसा हो सकता है भविष्य में? शायद हाँ। होता क्या है कि मोदी जी वहां गए हैं, तो इथोपिया के साथ क्या होगा तुरंत, आजकल में, परसों में? देखिए, चीन इन सब देशों के साथ अपनी पैंठ बढ़ा रहा है, और जहां जहां चीन को एक रिक्त स्थान मिल जाता है, रिक्त स्थान का मतलब है अफ्रीका का कोई देश, साउथ ईस्ट एशिया का कोई देश, जहां पर कि अमेरिका भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, रूस कमजोर है, ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, चीन अभी घुसा नहीं है लेकिन घुसने वाला है, तो भारत इन सब रिक्त स्थानों में आस्ते आस्ते अपना स्थान बनाना चाहता है। क्या इससे हमें कल परसों से ही कोई नफा या नुकसान होने वाला है? ऐसा शायद नहीं होगा। देखिए, जैसे जॉर्डन का एग्जांपल क्लासिकल दे देता हूँ। जॉर्डन में है किंग हुसैन है, पश्चिम एशिया में पावरफुल हैं, उनका एक दबदबा तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनका एक इन्फ्लुएंस है पश्चिम एशिया में। भारत लुक वेस्ट के तहत पश्चिम एशिया की तरफ देखता है, तो शायद किंग ऑफ जॉर्डन उसी इंस्ट्रूमेंट का एक चाबी हों। तो हर चीज को हम शायद ट्रेड या आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन नहीं कर सकते। कुछ ऐसी भी रिश्ते होते हैं जो कि भावनात्मक रिश्ते होते हैं, और उनका फल आज से 5 साल 10 साल के बाद मिलेगा। क्या ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है भारत? ऐसा हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेटली दुनिया में जो छोटे छोटे देश हैं ग्लोबल साउथ के, वो उनको ना अमेरिका कोई तूल देता है। रूस के पास अब रिसोर्सेज कम हो गए हैं, रूस भी उनकी तरफ देख नहीं रहा है। चीन वहां घुसकर वहां उनको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो शायद निकट भविष्य में भारत को एक ऐसा मंच मिल जाए इन छोटे छोटे अफ्रीकन, पश्चिम एशिया देशों में या साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, जहां पे भविष्य में भारत के प्रति अगर उनकी एक मूलभूत अच्छी भावना हुई, तो हमें वहां पर जाकर व्यापार करने का मौका मिलेगा। तो शायद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है इन देशों से, इथोपिया, जॉर्डन से दोस्ती बढ़ाने की। जी।
देवनाथ जी, जैसे आपने कहा छोटे छोटे देशों को साधने की कोशिश, हमारे आसपास भी कई सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे हमारे पड़ोस में नेपाल है, बांग्लादेश है। उनसे तो हमारे रिश्ते बहुत अस्थिर हैं इस वक्त, अगर हम सीधे तौर पर कहें तो। नेपाल से बीच बीच में तनातनी होती रहती है, और बांग्लादेश की सत्ता में इस वक्त जो लोग बैठे हैं उनके कैसे कैसे बयान आते हैं ये भी हम सुनते रहते हैं। तो इन देशों से हम कब स्थिति सुधरते हुए देख रहे हैं अपने रिश्तों की? देखिए, पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ती रखना ये चतुराई का बात नहीं है, ये बात है भावात्मक, दिल से दिल का रिश्ता होना चाहिए। हमने सार्क का गठन किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से, जिसमें पाकिस्तान एक मेन वजह थी कि पाकिस्तान ने बाकी सारे देशों को भड़का दिया कि भारत तुम्हें छुट भैया समझता है, भारत अपने को महान देश है साबित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। सार्क का जब सम्मेलन होता था तो हर सार्क सम्मेलन के बाद पाकिस्तान को छोड़ दें तो बाकी सारे पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छा आदान प्रदान होता था, व्यापार बढ़ रहा था, वाणिज्य बढ़ रहा था, आर्थिक आदान प्रदान, कल्चरल और टेक्निकल आदान प्रदान बढ़ रहा था। लेकिन जैसा आपने सही कहा है, देखिए पड़ोसी मुल्क हमारे सब बहुत छोटे छोटे हैं। मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इतने छोटे छोटे देश हैं। तो उन देशों में इंटरनल पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरह से ही श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, काफी हद तक नेपाल में भी जो विरोधी पक्ष होता है कोई भी, उनको कुछ वोट आसानी से मिल जाते हैं अगर वो इलेक्शन के पहले जब सत्ता परिवर्तन होने लगता है तो वो भारत विरोधी थोड़ा दृष्टिकोण जाहिर करें। ऐसा मालदीव्स में भी हुआ था, लेकिन देख लीजिए अब मालदीव्स के साथ हमारे रिश्ते एकदम पटरी में आ गए हैं। मोदी जी वहां गए थे, उन्होंने मालदीव्स देवनाथ जी, के राष्ट्रीय त्योहार में भाग लिया। आपकी बातचीत से ही एक सवाल मेरे मन में आया। आपने कहा कि चुनाव से पूर्व अगर भारत विरोधी थोड़ा बहुत बयान दे दें तो वहां के नेताओं को लाभ मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन देशों में जन भावना भारत विरोधी बनती जा रही है? देखिए, अगर आप देखें जन भावना, ज्यादातर लोग इन देशों में भारत के प्रति एक सम्मानजनक विचार रखते हैं, क्योंकि वो भारत में आते हैं। कई जगह तो रोटी बेटी का रिश्ता है। और इन सब देशों में जो उद्यमी लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उन्हें मालूम है कि भारत के साथ ही उन्हें मिलकर चलना पड़ेगा। मालदीव का एग्जाम्पल मैंने देखा, श्रीलंका में भी एक समय भारत विरोधी भावनाएं बहुत पनप रही थी, लेकिन देखिए भारत ने उनको 3.5 बिलियन डॉलर का मदद की, और आज श्रीलंका भारत के साथ सही दिशा में एक साथ मिलकर चल रहा है। नेपाल की बात आपने सही की। देखिए, नेपाल में जब भी ये थोड़ा माओवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टियां पावर में आती हैं तो जरा चाइनीज इन्फ्लुएंस में रहती हैं और थोड़ा भारत विरोधी बयान करती हैं। लेकिन नेपाल तो हमेशा हिंदू राष्ट्र रहा है, राजा भी वहाँ के हिंदू रहे हैं, और तराई वाला एरिया तो टोटली भारतीय लोगों से ही भरा पड़ा है। ये सिर्फ पहाड़ों में, ऊंचे पहाड़ों के उस तरफ जब आप जाते हैं, आप देखेंगे कि लोग जो हैं बुद्ध धर्म के ज्यादा अनुयायी हैं। लेकिन नेपाल के साथ 99% समय हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं। हम किसी भी समय आप देख लीजिए, नेपाल के लोग भारत में आके काम करते हैं, हम उनका पासपोर्ट वीसा भी नहीं चेक करते हैं, जरूरत ही नहीं है। नेपाल से करीबन 30,000 गुरखा जो हैं वो इंडियन आर्मी में काम करते हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारी आर्मी की जो बेहतरीन बटालियंस है वो नेपाली गुरखा की हैं। तो नेपाल के साथ भी हमारे, देखिए अब बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है ये तो बहुत ही क्षणिक है, तात्कालीन है, अभी के लिए है। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ 16 दिसंबर, तो आज भी हम याद कर सकते हैं उस दिन को, विजय दिवस। तो उसके आजादी के बाद से ही बांग्लादेश में जो भी पार्टी रही है वो हमेशा भारत के साथ रही है। हाँ, अवामी लीग जब जब वहां पे रही है वो भारत के एकदम साथ रही है, और जब भी वहां बीएनपी की पार्टी रही है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, तो खालिदा जिया वो की। ठीक है, थोड़ा सा न्यूट्रल रहे हैं। अभी हाँ, जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है ये आशा कर रही है कि भारत विरोधी बयान देकर ये फरवरी का इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि ये इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों से जुड़े हुए हैं। तो सोच रहे हैं कि शायद 10-15% एक्स्ट्रा वोट मिल जाएंगे अगर वो भारत विरोधी रुख दिखाएंगे।
लेकिन फरवरी के इलेक्शन में बीएनपी पावर में आ जाएगी और आप देखेंगे मामला फिर से पटरी पर आ जाएगा। भारत के साथ रिश्ते फिर से न्यूट्रल या बढ़िया हो जाएंगे। एक छोटा सा सवाल सर आपसे, और उसके बाद हमारे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास चलेंगे। आपने चीन के प्रभाव की बात की, क्या ये सच नहीं है सर कि हमारे आंखों के सामने ही देखते पिछले कई सालों में पड़ोस के देशों में चीन का दखल बढ़ता चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। नेपाल का आपने कहा कि जब वहां पर साम्यवाद वाली विचारधारा वाली पार्टियां सत्ता में आती हैं तो चीन से उनकी नजदीकी होती है, लेकिन अब आमतौर पर ऐसा देखा जा रहा है कि विचारधारा के स्तर पर भी कोई भी पार्टी सत्ता में आए लेकिन चीन की ओर उनका एक स्वाभाविक झुकाव दिखता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, भारत और चीन की तुलना इस मामले में की जाए तो चीन को एडवांटेज कह दें जो भी है, उनके पास विशाल प्रचुर मात्रा में सरप्लस कमाई है। आम जनता को अगर मैं समझाना चाहूं तो वो किसी भी देश में जाके आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब नेपाल है, नेपाल के साथ प्राचीन काल में, मध्यकाल में या 100 साल पहले तक हिमालय की वजह से कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, चीन ने तिब्बत से, लासा से नेपाल के काठमांडू तक बढ़िया 4 लेन हाईवे बना दी है, क्योंकि चीन के पास मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सरप्लस मसल पावर है। अभी वो लासा से लेकर काठमांडू तक एक रेल लाइन भी बना रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सोचना कि बांग्लादेश आज ही चीन के पास चला गया, ऐसा है नहीं। 1971 के पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो वो क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा था, वो चीन के संपर्क में थे। आजादी के बाद 1971 के बाद भी बांग्लादेश लगातार चीन के संपर्क में रहा है। मैं एयरफोर्स में था, मैं बता देता हूँ, 1971 के बाद भी चाहे शेख मुजीबुर रहमान तो मार दिए गए, शहीद हो गए, चाहे वहां पर अवामी लीग की पार्टी हो या बीएनपी हो, हमेशा देखिए बांग्लादेश की नेवी में हमेशा चीन के बैटलशिप्स और चीन की सबमरीन रही हैं शुरुआती दिन से। उनकी एयरफोर्स में भी हमेशा चाइनीज फाइटर विमान रहे। 1971 में वो आज़ाद हुए, उसके बाद उनको चाइना ने F7 दे दिए। जैसे अभी भी चाइनीज एयरफोर्स ही उनको हेलीकॉप्टर्स मुहैया करा रही है। अब ऐसा भी सुनने के लिए आ रहा है कि लाल मुनीर हाट नाम का एक रनवे एयरफील्ड वो चीन की मदद से बना रहे हैं। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि इससे भारत को कोई चिंता नहीं। देखिए, बांग्लादेश आजाद मुल्क है, फ्री है सबके साथ व्यापार करने के लिए। विदेश रुख उनका जो विदेश मंत्रालय है वो इंडिपेंडेंट है। हम उनके अंदरूनी मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं और ये चिंता का विषय नहीं है। हाँ, एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा विदेश मंत्रालय लगातार बांग्लादेश की एम्बेसी के संपर्क में है और बांग्लादेश से अगर कुछ छोटा मोटा भारत विरोधी कार्रवाई होता है तो हमारा इंटेलिजेंस विंग भी नजर रखे हैं। लेकिन देवनाथ जी, आपसे बांग्लादेश और श्रीलंका को लेकर एक दो सवाल और हैं, वो अभी आपसे उसका जवाब लेंगे। सर, हम आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, हमने इस बातचीत के शुरू में मनरेगा को लेकर काफ़ी सारे सवाल जवाब किए वरुण जी के साथ। आपसे भी यही सवाल है कि गांधी जी का नाम हटाने की क्या जरूरत आन पड़ी? आपको नया रोजगार गारंटी कानून लाने की क्या जरूरत आन पड़ी? पहले वाले से आप संतुष्ट नहीं थे क्या? देखिए, किसी चीज का मॉडिफिकेशन करने पर उसमें कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ बुराइयां भी होती है। अब इसको नए सिरे से दूसरे ढंग से बनाया जा रहा है तो उस हिसाब से रोजगार मुहैया कराया जाएगा। लेकिन रोजगार तो नहीं रोक रहे हम, रोजगार तो मिलेगा ही, और जो गारंटेड रोजगार है वो गारंटेड रोजगार ही मिलेगा। 125 दिन का जो टारगेट है वो हर हाल में फुलफिल होगा। तो इसलिए कोई इसमें आश्चर्यजनक चीजें नहीं हो रही हैं, उसको रीमॉडिफाई करके दूसरे ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.